शाम की ए सुंदर वेला में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए शाश्वत यौगिक खेती प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे साथ हमारे 3 महानुभावों भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कल आप सबने सुना बीज संस्कार और जमीन को शक्तिशाली कैसे बनाई जाए उसकी विधि, और आज हम सुनने वाले हैं गौपालन, जल व्यवस्था स्थापन और फसल चक्र एवं मिश्रित फसल। आप सब जानते हैं भारत देश कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर खेती के साथ साथ पशुपालन भी अच्छी तरह से कार्यान्वित था। जब गौ माता का महत्व था तब हमारे धन धान्य, फल फूल और सब्जी आदि बहुत फलद्रुप और सात्विक थे, जिससे खाने से मनुष्य का मन स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता था। हर घर में हर बालक गोपाल हुआ करता था। हर घर में कुआं और हर गांव में तालाब हुआ करता था। फसल चक्र का पालन करते हुए नया धन धान्य बो करके अपने घर को समृद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे भारत देश में से पशुओं की संख्या कम होती गई, गौ पालन का महत्व भी कम होता गया और जल व्यवस्था स्थापन में भी कमी आने लगी। फसल चक्र का ज्ञान भी किसानों में से अदृश्य होता गया और लोभ लालच वश जिस फसल से ज्यादा उपज मिलने लगी वो बोने लगे। इसलिए हमारी मनोस्थिति के साथ साथ हमारी आर्थिक परिस्थिति भी कम होती गई। आज इस बात को लेकर के हम देखें कि अपनी मनोस्थिति को अच्छी बनानी है और दुख दर्द से बाहर आना है, तनाव मुक्त जीवन बनाना है, परिवार में मधुर संबंध और निराशा की पलों में परमात्मा की मदद का जो अनुभव करना है, तो इसके लिए राजयोग, राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, जोड़ान। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एक शक्तिपुंज हूं, और जैसे आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, वैसे शरीर के पिता शरीर जैसा, आत्मा के पिता आत्मा जैसा ही है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा को आज भूल चुकी है। आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो आत्मा के पिता भी शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, दुख हरता, सुख करता परमात्मा हमारा सच्चा पिता है।
हम सब भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर कह करके, परंतु उनके साथ जो संबंध बनाना चाहिए वो संबंध हम सिर्फ बोलने तक रखते हैं, अपने कार्यों में लाते नहीं है। जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो परमात्मा की अविरत शक्तियों का प्रवाह हमारे पास आएगा, हमारा मन शुद्ध होगा, तन स्वस्थ बनेगा और हमारे अंदर से निकलता हुआ वाइब्रेशन हमारा सच्चा पिता है और उनकी शक्तियों को लेकर के हम वनस्पति को या प्रकृति को जब अपने मन से वाइब्रेशन देते हैं तो प्रकृति में भी सतो प्रधानता, पवित्रता, शांति की शक्ति फैल जाती है। तो हम हर रोज राजयोग का अभ्यास करके अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शांत बना सकते हैं, तनाव मुक्त बना सकते हैं और हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति और प्राणियों को भी शांत और शीतल बना सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कई गौ ऐसी होती है कि उसको संगीत सुनाओ तो ज्यादा दूध देती है, तो वो संगीत के प्रभाव में आकर करती है। वैसे हम राजयोग करके परमात्मा को याद करते हुए जब उनके पास जाते हैं तो हमारे वाइब्रेशन से उसको सुखद अनुभव होता है और वो भी दूध अच्छा, सात्विक और मीठा देती है। तो आओ हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री। ओम शांति। भारत के किसानों के लिए देशी गाय एक अमूल्य उपहार है। आइए हम जानें कि देशी गाय से हम क्या लाभ ले सकते हैं। देशी गाय के गोबर में 16 खनिज द्रव्य होते हैं जो वनस्पतियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। देशी गाय के गोबर से केंचुआ खाद भी बनाई जाती है। इससे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होता है। देशी गाय के गोबर से मीथेन गैस बनती है जो रसोई गैस के रूप में काम आती है। बृहद स्तर पर गोबर गैस प्लांट लगाकर बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। नीम की पत्तियों का रस, गोमूत्र, गोबर और पानी मिलाकर 24 घंटा सड़ाकर छिड़काव करने से फसलों का रस चूसने वाले कीट एवं इल्लियों से बचाव होता है। देशी गाय का गोबर, गोमूत्र, चने का आटा और गुड़ मिलाकर जीवामृत बनता है जिससे मिट्टी की जैविक क्रियाशीलता बढ़ती है। मिट्टी के घरों में गोबर की लिपाई की जाती है। जहां गर्मी में ठंडक महसूस होती है वहीं सर्दी में गर्माहट महसूस होती है। देशी गाय के कंडों को घी में जलाकर अग्निहोत्र करने से पर्यावरण संतुलन में मदद मिलती है। देशी गाय के ताजे गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कचरे के विघटन में मदद करते हैं। सूखे हरे कचरे में 10% ताजा गोबर का घोल डालने से कचरा विघटन की क्रिया तीव्र होती है जिससे बहुमूल्य खाद तैयार होती है। देशी गाय का दूध सुपाच्य एवं गुणकारी होता है। देशी गाय के दूध में वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होने के कारण हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। देशी गाय की छाछ में अनेक प्रकार के एंजाइम्स और संजीवक होते हैं। इसको पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने से फल फूल का झड़ना रुक जाता है। इसी प्रकार देशी गाय बहुत लाभकारी है। इस कारण हमें खेती में इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। गौ संरक्षण। भारत में सन 1947 में 33 करोड़ की आबादी थी।
जबकि देशी गाय 67 करोड़ थी। वहीं आज भारत की आबादी 140 करोड़ है, मगर देशी गाय केवल 6 करोड़ बची हैं। इतने बहुमूल्य प्राणी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे सेव टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी प्रकार सेव देशी गाय भी उतना ही जरूरी है। जहरीले अन्न एवं बंजर बनती जमीन को बचाने में देशी गाय की सर्वोत्तम भूमिका है। आज सड़कों पर, चौराहों पर, सब्जी मंडियों में आवारा पशु की गिनती में देशी गाय बहुतायत मिलती है। देशी गाय की भीड़ भरी सड़क पर खड़े रहने और बीच बीच में बैठ जाने से सभी को परेशानी उठानी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी भी इनके गोबर, गोमूत्र की गंदगी से परेशान हो जाती है। यदि इन पशुओं को गौशाला में पहुंचाया जाए, इनके चारे पानी की उचित व्यवस्था की जाए, तो देशी गाय का संरक्षण किया जा सकता है। जहां अनेक परेशानी से हम बच जाएंगे, वहीं संगठन में देशी गाय का संवर्धन भी होगा। साथ ही बहुमूल्य दुग्ध उत्पाद, गोबर, मूत्र आदि से देश की आय में भी वृद्धि होगी। इस कार्य को कार्यान्वित करने हेतु सरकार की अग्रणी भूमिका है। साथ ही समाज सेवी संस्थाओं, समाज के गणमान्य नागरिकों एवं उद्योगपतियों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी। सबके संगठित प्रयास से हम देशी गाय का संवर्धन और संरक्षण अच्छे से कर पाएंगे। ओम शांति। कैसे हो सब? गालिब ने हंसकर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। आप सबको डॉक्यूमेंट्री में मजा आई होगी। अभी हम चलते हैं बॉम्बे, जहां हमारा राजेश भाई दवे और महर्षि भाई दवे से हम मिलेंगे, जो हमें जल व्यवस्था स्थापन के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। राजेश भाई दवे, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, डीजीएम इन नाबार्ड बैंक, आपने अवार्ड भी प्राप्त किया हुआ है और ग्राम विकास प्रभाग में भी आप सक्रिय रूप से कार्य करते हो। आप जैसा ही आपका बेटा महर्षि भाई भी आपको पूरा फॉलो कर रहे हैं। महर्षि भाई, आप डायरेक्टर ऑफ ब्रिज फाउंडेशन एंड आपने CSR अंतर्गत किसानों की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया हुआ है। 10,000 से भी ज्यादा किसानों को आपने एम्पावर किया हुआ है। तो हम मिलते हैं राजेश भाई और महर्षि भाई को। ओम शांति। ओम शांति। आप सब लोगों का इस एक विशेष सत्र में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जब भी कोई आवाज प्राकृतिक संसाधन के लिए बुलंद होती है, तो सबसे पहला स्लोगन कौन सा होता है? कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। ऐसे बहुत विशेष स्लोगन्स हमें सुनने को मिलते हैं। वाकई इस विश्व में जब परमात्मा ने पांचों तत्वों की रचना की, तो जल को एक अहम भूमिका दी और जल तत्व ने पूरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व, चाहे वो प्राणी, पशु, पंछी, कोई भी जीव हो, सबके लिए जल की महत्वता के ऊपर बहुत ही भार दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में 70% से ज़्यादा मात्रा जल तत्व की है। जल है तो ही जीवन है। इसीलिए अगर हमें एक समृद्ध, एक विशेष जीवन अगर जीना है, तो हमें जल व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी है। और जल व्यवस्थापन अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है।
एक कृषि प्रधान देश को जल व्यवस्थापन सबसे पहले सोचना चाहिए, चाहे वो डैम्स के रूप में हो, चाहे कैनाल के रूप में हो, चाहे आपकी अलग अलग तरीके की सिंचाई व्यवस्था के रूप में हो। जल को व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो सरकार भी कुदरती संसाधनों का व्यवस्थापन के बारे में विशेष कोर्स और अभ्यास बना के रखे हुए हैं। तो जल व्यवस्थापन को हमारे कृषक मित्रों को बहुत गहराई से समझना होगा, अभ्यास करना होगा और जल को महत्व देकर अपनी कृषि को जल के पर्याप्त, सक्षम और अच्छे इस्तेमाल करके उसकी उपयोग की क्षमता बढ़ा के अपनी खेतीबाड़ी को बहुत श्रेष्ठ बनाना होगा। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं जल व्यवस्थापन के बारे में थोड़ी जानकारी। जल व्यवस्थापन के साथ साथ जल का योग्य उपयोग भी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल का महत्व हमें ये समझना होगा, क्योंकि आज तक जो हम जिस प्रकार से सिंचाई की तकनीक उपयोग करते आ रहे हैं, उससे हम जल का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर मैं आपको बहुत ही साधारण गणित में अगर समझाऊं, तो अगर किसी भी एक किसान के पास 3 हॉर्स पावर का अगर पंप है, तो वो 3 हॉर्स पावर में 1200 लीटर का डिस्चार्ज होता है। मतलब 1 मिनट में उस पंप में से 1200 लीटर पानी जो है वो छूटता है, बाहर निकलता है। तो उसका मतलब है कि 1 घंटे में उसी पंप में से तकरीबन 72,000 लीटर पानी जो है वो निकल रहा है बाहर। और अगर 1 एकड़ में सिंचाई करने के लिए अगर 5 घंटे का समय लगता है, 5 से 5.5 घंटे का, तो फिर उस 1 एकड़ में टोटल जो पानी सिंचाई के दौरान किसान दे रहा है वो है तकरीबन 4.5 से 5 लाख लीटर। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या इतने ज्यादा पानी की जरूरत है हमारी जमीन को? क्या इतने ज्यादा पानी की जरूरत है हमारे फसल को? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फसल को सिर्फ नमी की जरूरत होती है, पानी की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा पानी देने से हम पानी तत्व है उनको भी हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमारे फसल को भी हम खराब कर रहे हैं और हमारी जमीन को भी हम खराब कर रहे हैं। जल व्यवस्थापन की, जैसे महर्षि भाई ने बताया, सही में पानी का सक्षम इस्तेमाल, पानी का सदुपयोग एक कृषक होते हुए हमें बहुत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कहते हैं कि पानी हमारे खेतों में कैसे रुकता है। सरकार का नारा है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। हमें बरसात का जो भी बूंद ऊपर से मिलती है बरसात के रूप में, उस हर एक बूंद को अपने खेतों में रोकना चाहिए और रोककर धीरे धीरे से उसका बहाव नीचे की ओर कर देना चाहिए, जहाँ जैसे ढलान होता है, स्लोप होता है। इसको कहते हैं नॉन इरोसिव वेलोसिटी डिस्पोजल। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमारी जमीन के जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है। पानी को रोकना भी जितना जरूरी है उतना ही उसको धीमी गति से डिस्चार्ज करना भी जरूरी है, उसको बहाव करने की जरूरत है धीमी गति से। उसके लिए विज्ञान ने और तकनीकी ने बहुत नए नए आविष्कार किए हैं। जैसे अगर ज़्यादा स्लोप वाली ज़मीन है, ढलान वाली ज़मीन है, तो उस ढलान वाली ज़मीन में ये ज़रूर है कि हमें उसकी गति को रोकना चाहिए। तो बरसात जब गिरती है, आजकल आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी कभी बरसात इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि मिट्टी को भी बहाकर साथ में ले जाती है। और कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र में है, वैसे ही वहाँ बहुत ढलान है, तो काफ़ी ज़मीन जो बड़ी मुश्किल से होती है, जिसके ऊपर फसल आप उगा सकते हैं, वो ज़मीन पे बह के जाती है। तो उसको रोकने के लिए एक सामान्य किसानों के पास खेतों का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, जिसकी वजह से वो गांव समृद्ध बन सकता है। और उसमें अपने खेत में उसको पानी को रोकने के लिए
अलग अलग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। उसमें सबसे पहला आता है जो खेत के लिए है, वो है फील्ड बंड, मिट्टी पाला, जो मिट्टी से बना हुआ बंड जो पानी को रोकता है। उसके अलावा वो बंड के पहले परकोलेशन टैंक भी बनाई जाती है, जिसमें पानी बरसात का गिरता है और फिर वो नीचे नीचे रिचार्ज करता है खेतों की नीचे की जमीन को, जिससे आपके बोरवेल, आपके कुएं और आजू बाजू के खेतों में नमी बढ़ती है, पानी इकट्ठा होता है बरसात का। इसके अलावा कहीं अगर आपके खेत के नज़दीक में कोई चेक डैम की संभावना है, तो आप छोटे से चेक डैम बना सकते हैं, आप गेबियन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र और आम क्षेत्र दोनों ही में ये सब बहुत सारे ऐसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम अपने खेतों में या अपने खेतों के आजू बाजू की जगहों में लगाकर पानी को रोक सकते हैं और उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। और ये समय के हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके की फार्मिंग भी होती है, जिसमें कहते हैं कि कंटूर बंड भी आता है, तो कंटूर फार्मिंग भी आती है। तो जैसे स्लोप होते हैं उसके हिसाब से कंटूर बनाए जाते हैं और वो कंटूर के हिसाब से फार्मिंग होती है। और अभी के समय के हिसाब से जल जिसमें कम से कम चाहिए, ऐसी फसलों की, बीजों की भी आविष्कार हुई है। तो जल को व्यवस्थापन करके हम बहुत अच्छा अपने खेतीबाड़ी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे बात पहले की कि कैसे पानी का संग्रह करना है हमारी जमीन में, बट उसके साथ साथ भी ये एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसका उपयोग कैसे करना है। अगर इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दे कि एक आदमी जिसको व्यसन है और उसका बहुत सारा खर्चा जो है वो व्यसन के पीछे जाता है, तो अगर उस आदमी की आमदनी भी बढ़ेगी तो व्यसन के ऊपर जो खर्च है वो भी साथ में बढ़ता जाएगा। तो जितनी आवक होगी उतना ही जावक भी साथ में बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही हम भले अपनी पानी की जो आवक है, हमारा जो स्टोरेज है वो बढ़ा दे, पर अगर हम उसकी जो जावक है उसमें अगर हम चेक नहीं करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे जमीन के अंदर इतना ज्यादा जो है वाटर स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो सिंचाई की जो पद्धति है उसमें बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी सहाय आ गई है, जिसमें हम बहुत ही कम एनर्जी में, बहुत ही कम डीजल और पेट्रोल के खर्च में, बहुत ही कम पानी के उपयोग से बहुत ही अच्छी फसल हम उगा सकते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन दो प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक ड्रिप इरिगेशन। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन है, वो इसको बूंद बूंद पानी देना बोला जाता है, और जो स्प्रिंकलर है वो फुवारे के रूप में पानी दिया जाता है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है, लाभ है। आप देखिए, जो फुवारे की सिस्टम है वो जो घने फसल को, जिसको घने रूप में लगाया जाता है, जैसे कि बाजरा है, गेहूं है और सोयाबीन है, ऐसे सब फसलों में आप फुवारे की सिस्टम से पानी पिला सकते हैं, जिसकी क्षमता करीब करीब 30 से 35% होती है। जबकि आप खुला पानी छोड़ते हैं, जिसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं, फ्लड इरिगेशन की क्षमता बहुत ही कम होती है, वो 10 to 15% तक ही इरिगेशन इफिशिएंसी होती है, वाटर यूज इफिशिएंसी होती है। और बूंद बूंद पानी जो ड्रिप इरिगेशन है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये वो फसलों में बहुत उपयुक्त है जहाँ पे प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है और रो से रो का डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। उसमें ये लेटरल सिस्टम आपको हम दिखा रहे हैं, ये लेटरल सिस्टम में अंदर इनलाइन ड्रिपर्स होते हैं, और वो ड्रिपर से चाहे शुरू में या अंत की छोर में भी, अंत के एंड पाइप में भी सेम प्रेशर की वजह से इक्वल समान पानी की मात्राएं उस हर पौधे को मिल जाती है, और वो श्रेष्ठ है। इसकी क्षमता करीब करीब 70 से 80%, यानी 70 से 80% पानी यूज करने की क्षमता ड्रिप इरिगेशन में है।
और एक और पॉइंट है कि ये पानी जो हम है, जैसे पहले बताया हमने वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स कुछ नाम दिए, लेकिन इसके अलावा आपके जो कुएं हैं, पानी के सोर्सेज हैं, जैसे कुएं, बोरवेल, डगवेल, ये सभी कुओं में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाई जा सकती है। कुओं के लिए भी आप ओपन वेल जो होते हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम लगाते हैं, बहुत कम खर्च में हो जाती है, कम लागत लगती है, लेकिन बरसात का पानी काफ़ी वो कुएं में रिचार्ज हो जाता है। ऐसे ही बोरवेल और ट्यूबवेल में भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं। इससे आपकी पानी संग्रह करने की क्षमता और भूजल स्तर भी बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी फसल को संरक्षण मिल जाता है। एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हर किसान बहुत ही कम खर्च में अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। उस नई टेक्नोलॉजी का नाम है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल एक ऐसी पदार्थ है जो पानी अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। अगर वो हमारे जमीन के अंदर हो, उसका एक बहुत ही अच्छा हम आपको अभी उदाहरण दिखाएंगे। जैसे ये ग्लास है, इसे आप अपनी जमीन मानिए, और अगर इसके अंदर हाइड्रोजेल है, ये 2 चुटकी हाइड्रोजेल जो है वो दिखता है एकदम नमक के समान है, बट इसमें जब नमी मिलाई जाए या जब बारिश का पानी या हमारी सिंचाई का पानी जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजेल के साथ जब घुलता है तो हाइड्रोजेल की कण जो है वो धीरे धीरे उस पानी को जो है सोखने लगती है, और जब वो सोखने लगती है तो वो अपनी जो साइज है उससे 300 से 400 गुना ज्यादा पानी अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं। तो जब ये हाइड्रोजेल के कण हमारे जमीन के अंदर होंगे तो धीरे धीरे जितना भी एक्सेस पानी है, जैसे आपको शुरुआत में बताया कि फ्लड इरिगेशन में एक किसान जो है वो 1 एकड़ में कम से कम 4.5 से 5 लाख लीटर जो पानी है वो अंदर हम उपयोग करते हैं, जबकि उतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है। उससे हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो है कि फसल का जो ग्रोथ होता है वो भी रुक जाता है, और सेकंड है कि हम जो खाद जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन जमीन के अंदर होता है, वो पानी के साथ मिक्स होके आइदर लीचिन हो जाता है एक्सेस पानी के साथ, या तो इवापोरेट हो जाता है। पर अगर जमीन में अगर हाइड्रोजेल हम रखेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं पानी पूरा जो है वो हाइड्रोजेल ने सोख लिया है, तो वैसे ही वो एक्सेस पानी जो होगा वो हाइड्रोजेल हमारी जमीन में सोख लेगा। और उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, और उसके बाद जब भी आसपास की जमीन जब सूख जाएगी तो इसमें से जो मॉइस्चर है वो वापस ऊजीन होगा, और फसल की जो हमारी जड़ें हैं वापस वो नमी को वापस अपने अंदर खींचेगी। तो इससे कम से कम 1 से 2 जो सिंचाई की हमारी पूरी प्रोसेस है वो कम हो जाती है, और मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से, जो नमी की कमी की वजह से जो प्लांट मोर्टालिटी बढ़ती है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कमी आती है हाइड्रोजेल के उपसे। हाइड्रोजेल जो है बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आप अगर गूगल करेंगे उसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दिखाऊंगा। जैसे ये एक कंपनी है UPL, वो बनाती है। ये और एक हाइड्रोजेल हमारे पास है, वो किसी और कंपनी का है, नमी करके है। तो आप हाइड्रोजेल अगर करेंगे गूगल तो आपको पूसा यूनिवर्सिटी की जो पेटेंट वाली जो है वो कौन सी कंपनीज बनाती है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसका खर्च 1 एकड़ में 1500 से 2000 का होता है। साथ में आप जब बुआई कर रहे हैं तभी आप इसके साथ बीज के साथ मिला के या किसी और के साथ, किसी खाद के साथ मिला के भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए हमें, कि हमें आग्रह हमेशा रखना चाहिए कि ये अगर जेल हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजेल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रिशन लॉस भी नहीं होता है। आप जो भी जीवामृत या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो भी देते हैं उनका भी जो न्यूट्रिशन है वो लीच डाउन नहीं हो जाता, नीचे नहीं चला जाता है, ये पकड़ के रखता है, तो ये फ़ायदा है। लेकिन आप हमेशा आग्रह रखिए कि आपकी हाइड्रोजेल बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए, सिर्फ केमिकल कंपोनेंट या पॉलीमर वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन के लिए एक प्रदूषण है। अगर आप बायोडिग्रेडेबल लेते हैं तो ज़मीन सेफ और सुरक्षित रहती है। एक और तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर से काली प्लास्टिक शीट है और नीचे से सिल्वर है, तो ये जो है ये मल्चिंग शीट है, इसको बोलते हैं। अगर आप फसल जो लगाते हैं, बैंगन, टमाटर, ककड़ी, पपीता, जो भी आप फसल लेते हैं, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी, उसमें अगर ये आप
पौधे लगाने से पहले ड्रिप के ऊपर इसको बिछा देते हैं और इस शीट के अंदर आप छेद करके वो पौधा लगाते हैं तो पानी की व्यवस्थापन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बूंद बूंद जो पानी गिरता है उसको भी ये शीट के नीचे वो स्टोर हो जाता है, ताकि वो सूर्य प्रकाश से उसका बाष्पीभवन बिल्कुल कम होता है, जैसे कि नहिवत हो जाता है। और साथ साथ में किसानों को फायदा है, क्योंकि खरपतवार भी नहीं आती है, तो और पानी की जो मर्यादाएं हैं, मतलब पानी कम होने की संभावनाएं हैं, वो भी वीड नहीं आने से कम हो जाती है। इसलिए किसान को चाहिए कि मल्चिंग शीट से भी वो अपनी जल व्यवस्थापन कर सकता है। उसके अलावा अगर ये प्लास्टिक शीट से नहीं करना चाहता है तो अपनी फसल को वो एग्रीकल्चर ग्रीन रेजिड्यूज, यानी कृषि के जो सूखे पत्ते हैं, ग्रीन लीव्स है, उसको धरती के ऊपर रो के बीच में और पौधे के आजू बाजू में बिछा देता है, तो उसको ग्रीन मल्चिंग भी कहते हैं, ग्रीन आवरण। या उससे भी पानी का व्यवस्थापन अच्छा हो जाता है और आप कम पानी में अच्छी फसल ले सकते हैं। और आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को भी एडॉप्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आशा करेंगे कि आपको ये पूरा सत्र बहुत ही अच्छा लगा और आप यही कई टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो वाटर स्टोरेज जो हम करते हैं, हमारी जितनी भी व्यवस्थापन तकनीकें हैं वो आप ज़रूर अपनाएंगे और यौगिक खेती का भी साथ साथ में अपने ही जो खेती है उसमें भी आप यौगिक खेती का उपयोग करेंगे। जल व्यवस्थापन में एक बहुत अच्छा पहलू है जो आध्यात्मिक पहलू है, और वो पहलू है हम जल को भी अपनी यौगिक पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं, क्योंकि जल एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर हम हमारी मानसिक ऊर्जा और वाइब्रेशंस देते हैं तो वो जल उसको एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए शास्त्रों में भी वर्णन है कि पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा पानी एब्जॉर्ब करता है, ऐसा वर्णन भी है। तो हमें जब हम जल व्यवस्थापन करें तो जल को रिचार्ज भी करें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हुआ है, जैसे इमाटो मसारो जी ने जापान में एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत फेमस है। उससे ये पता चलता है अगर जल को हम एक देवता के रूप में या एक बहुत अच्छा पॉजिटिव तत्व के रूप में देखेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, तो वो जल तत्व भी हमारी खेतीबाड़ी को, हमारी पूरी माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट में बहुत ही हमें सहयोग देता है। इसीलिए जल को एक देवत्व यानी एक डिवाइन एलिमेंट के रूप में हर किसान को हमेशा देखना चाहिए। उसकी दृष्टि वृत्ति जल के लिए बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए, जिसकी वजह से जल उसको बहुत फायदा देगा। और एक और पहलू हम आज 5 मिनट में आपके समक्ष रख रहे हैं, वो है जलवायु परिवर्तन। आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जलवायु परिवर्तन में वायु भी है लेकिन जल भी है। तो जलवायु परिवर्तन में किसानों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपनी फसलों को बचाना चाहिए। अपनी फसलों को बचाने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा बरसात आ जाती है, कहीं बरसात में बहुत टाइमिंग गैप हो जाता है, तो कौन सी बीज लगाना चाहिए जो कि जिसको कम से कम पानी में कम दिनों में वो फसल आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहते हैं कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन गेहूं की वैरायटी होती है जिसमें वो 110 दिन नहीं लेता है वो बीज, लेकिन 80-90 दिन में वो फसल तैयार हो जाती है। तो ऐसी फसल जलवायु परिवर्तन के समय में हमें रक्षण देती है, हमारी खेतीबाड़ी को सलामत करती है। और उसी तरह ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन की है। एडॉप्टेशन यानी अपने आप को जो चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन उसके सामने सुरक्षित करना। तो जलवायु परिवर्तन और दोनों को लेकर आप सब लोग अच्छा करें और अपनी खेतीबाड़ी को समृद्ध बनाएं, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद। ओम शांति। कृषि में जल व्यवस्थापन। दैनिक जीवन में 70% पानी का खेती में उपभोग होता है। एक किसान साल में औसतन 2 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिसमें से 40 से 50% पानी
व्यर्थ जाता है, जिसका भूगर्भ स्तर पर सीधा असर होता है। भूगर्भ जल आज कई क्षेत्रों में 1500 फीट तक भी गिर चुका है। तब पानी क्षार से युक्त आता है, जो रासायनिक उर्वरों के साथ क्रिया करके जमीन को बंजर बना देता है। कृषि में जल व्यवस्थापन करना अत्यंत जरूरी है। पानी को बचाने के उपाय: खेती की नालियां इस प्रकार बनाएं कि बारिश की एक एक बूंद का उपयोग हो सके। बारिश के पानी के बहाव के मार्ग में बांध, एनीकट, नाला प्लग आदि बनाने से भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है। टपक सिंचाई अपनाने से 80% पानी और 50% खाद और उर्वरक की बचत होती है। केवल जड़ों में पानी पहुंचने से अनावश्यक खरपतवार भी पैदा नहीं होती है और फसल भी अच्छी होती है, जिससे 65% उत्पादन बढ़ जाता है। फव्वारा सिंचाई अपनाने से 10 से 60% पानी की बचत होती है और उत्पादन 50% बढ़ जाता है। यदि किसान अपने भूमि के 10वें हिस्से में 10 फीट गहरा तालाब खुदाई कर प्लास्टिक बिछाकर बारिश के पानी का संचय करें तो जल की कमी से बच सकते हैं। खेत की मेड़ों पर पौधे लगाने से पानी का बहाव कम हो जाता है और पानी जमीन में उतरता है। जमीन की नमी सूखने से पहले बुआई कर देनी चाहिए। समय समय पर निराई करने से 25 से 40% पानी की बचत हो सकती है। नई फसल पुरानी फसल के काटने से पहले बीच में बो देने से पानी की बचत होती है। इसे रिले खेती कहते हैं। पानी की जांच कराकर योग्य फसल लेनी चाहिए। मल्चिंग करने से नमी को हवा में उड़ने से रोका जा सकता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। उचित ढलान में छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करने से पानी का अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। केवल हैंडपंप खोदकर पानी का उपयोग न करें, वरन रिचार्जिंग एवं संचय कर पुनः भरण कर ही हम भयंकर जल संकट से निपट सकते हैं। पानी अमृत है, इसे धन की तरह संचय कर जीवन में खुशहाली बहाल करें। ओम शांति। ऐसा सो के पाँव नहीं होते हैं, फिर भी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। राजेश भाई और महर्षि भाई की बातें हम सब के दिल तक पहुंच ही गई है। हम सब उनका तह दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम प्रियंका बेन से सुनेंगे फसल चक्र एवं मिश्रित फसल। प्रियंका बेन, आप MSc एग्रीकल्चर हैं एंड माधव यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से कार्यरत है। आपका इस सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नमस्ते। आज का हमारा विषय है कृषि जैव विविधता, मिश्रित फसल एवं फसल चक्र। तो जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो आज पूरे भारत या फिर सारे विश्व के कृषि क्षेत्र के आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसमें मुख्य चुनौती है जो जलवायु परिवर्तन, जैविक या फिर वैश्विक तापमान वृद्धि और कीटों का बढ़ता हुआ प्रभाव या फिर प्रकोप, और जो हमारे रोग है उनका बढ़ता हुआ प्रादुर्भाव। इन सारी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। इतने में खाद्य एवं कृषि संस्थान ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट डिसीज घोषित कर दिया, माना अंतरराष्ट्रीय प्रादुर्भाव रोग वर्ष। माना ये जो भी रोग या कीट, उनके कारण 40 से 50% तक नुकसान हो रहा है। कोई कोई कीट के कारण 60 से 90% तक भी किसान को नुकसान मिल रहा है। और कहीं कहीं जो अंतरराष्ट्रीय कीट होते हैं जैसे टिड्डी, जिसको लोकोसी कहा जाता है, उसके कारण तो 100% भी नुकसान आज हम देख रहे हैं। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली,
इन सारे क्षेत्रों में इन सारे कीटों के कारण बहुत किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये एक ही नहीं, बहुत सारी कीट अलग अलग क्षेत्र में प्रभावित कर किसानों के नुकसान का कारण बन जाती है। तो क्यों, अगर हम देखें कि ये कीट या फिर रोग, इनका प्रमाण क्यों बढ़ता जा रहा है, चाहे वो इंसानों में, चाहे वो पौधों में या फिर फसलों में, उसके पीछे अगर हम देखें, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर को एंथ्रोपोसीन ईरा कहा जाता है। माना जो इंसान या फिर मानव, हम लोगों की गतिविधियों का पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो या फिर वो पर्यावरण को असंतुलित कर देता है। हमारी गतिविधियां, हमारी छोटे हम बोलते हैं कि जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो कभी लगता है कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन ये पूरे पर्यावरण या प्रकृति का जो संतुलन, उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो प्रणाली है, उसको संतुलित करने के लिए निमित्त बन जाता है। और इसके कारण फिर बहुत सारे हम लोग उसके परिणाम स्वरूप देखते रहते हैं, जो जैसे ही हम केमिकल्स यूज करना शुरू कर देते हैं तो मित्र कीटक, माना जो खतरनाक कीटकों को खाते हैं, उनका जो भी संख्या है उसको कम करने के लिए हम किसानों के मित्र बनते हैं। वो मित्र कीटक ही जो जहरीले रसायन हम यूज करते हैं, उसके कारण उनका पॉपुलेशन कम हो गया है। फिर जैसे जैविक तापमान वृद्धि होती जा रही है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। इसके कारण प्लांट्स भी जो या फिर फसल है, पौधे है, वो अपने अंदर जो CO2 लेते हैं उसका प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम कीटों की रचना देखें तो उनका जो बॉडी का कवर होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, मतलब उसका तत्व नाइट्रोजन होता है। जैसे पौधों में कार्बन और नाइट्रोजन, उसकी मात्रा फिक्स होती है। लेकिन जैसे ही वैश्विक तापमान वृद्धि होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ता जा रहा है, वैसे पौधों का कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी बढ़ता जाता है। तो उसके कारण पहले जब कीट 2 पत्ते खाकर उसको जितना नाइट्रोजन मिलता था या फिर प्रोटीन की जिसकी उतनी जरूरत पूरी होती थी, अब वो 20-20 पत्ते खाकर भी वो उसकी रिक्वायरमेंट या फिर उसकी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, लेकिन वो खाते जा रहे हैं। उन्हें भले उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, हाँ कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, तो वो ज्यादा खा रहे हैं। ये एक रीजन है। फिर दूसरा है कि हमने ज्यादा मोनोक्रॉपिंग करना शुरू किया, माना एकल पिक पद्धति। हजारों या लाखों एकर्स के ऊपर एक ही फसल हम देखते हैं। जैसे हम गुजरात के कई बेल्ट्स में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सिर्फ आलू ही लगाए जाते हैं या सिर्फ मूंगफली लगाई जाती है। महाराष्ट्र, यूपी में जाए तो हजारों हेक्टेयर के ऊपर सिर्फ शुगर केन, माना गन्ना ही लगाया जाता है, या फिर कहीं पे सारे के सारे फील्ड्स ग्रेप्स, माना अंगूर ही होता है वहां पे। तो ये सारे मोनोक्रॉपिंग या एकल पिक पद्धति के कारण पूरी जैव विविधता खत्म हो चुकी है। और जैव विविधता खत्म होने के कारण हमें 20 केमिकल्स, मतलब एक उसके ऊपर पेस्ट आ जाती है या फिर कोई कीट आ जाती है तो हमें 20 रसायन उसके ऊपर स्प्रे करने पड़ते हैं। और फिर वो कीट होती है, उन रसायनों को भी उसके अंदर जो प्रतिकार क्षमता है वो बढ़ती जाती है, तो हमें हर बार अलग केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों के कारण हाँ प्रकृति के ऊपर वो उसका संतुलन हो ही गया। फिर जो ये तो हुआ धरती के ऊपर वाली जैव विविधता। धरती के नीचे मतलब जो अपनी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो जैव विविधता है उसके ऊपर उसको भी ये प्रभावित कर रही है। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जमीन के अंदर जितने सूक्ष्म जीव, मतलब 1 चम्मच अगर हमने मिट्टी ली तो उसमें भी लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन हम जब से ये अपनी रासायनिक खेती के कारण वो सारे
जो भी अच्छे बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव है उनका प्रमाण घटता जा रहा है। मतलब कई कई जगह पे तो नाक के बराबर है। अभी रिसेंटली सॉइल रिपोर्ट के बताया गया है कि उसमें पूरे विश्व में जितनी भी एग्रीकल्चर जितने लैंड में हम कर सकते हैं उससे 33% जो मृदा है उसका रेगिस्तान में कन्वर्जन हो चुका है। उस मतलब अब उसमें हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, इतनी भयानक परिस्थिति है। और अपने जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भी ये बताया है कि अगर हम इसी तरह से जो फर्टिलाइजर से जो केमिकल से उनका यूज करते रहेंगे तो अपनी मृदा भी 2050 मतलब 2050 तक हमारी मृदा भी मतलब उसके ऊपर हम कुछ उगा नहीं पाएंगे, इतनी खराब हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि हर जगह पे मृदा का स्तर वो घटता जा रहा है। उसकी जो उत्पादन क्षमता है, उसकी जो उर्वरकता है, उसकी जो मतलब जो शक्तिशाली मृदा होनी चाहिए वो नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए जब हम सेंद्रीय खेती या फिर जैविक खेती और अलग जो परंपरागत कृषि पद्धतियां है उनका चयन करना शुरू करते हैं कि या फिर वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें ना केवल हमारे हेल्थ का ध्यान देखा जाता है लेकिन उसमें देखा जाता है कि जिस मृदा के ऊपर हम इतना प्रोडक्शन ले रहे हैं, क्रॉप्स ले रहे हैं, उसकी हेल्थ भी जरूरी है, वो भी सजीव होनी चाहिए। उसमें भी जो जितने सूक्ष्म जीव है उनका जितनी संख्या है, उनकी जितनी एक्टिविटीज है वो उसमें होनी चाहिए। अगर ना हो तो वो सजीव मृदा नहीं है। और ऐसी मृदा में हम ऊपर से फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, फिर वो पौधा आ रहा है, फिर वो उस पौधे में भी वही आ रहा है और हम वही खा रहे हैं। जब हम जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जितना वो किसी भी रूप में हो, चाहे हम मल्चिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मल्चिंग होता है, चाहे हम पिक पद्धति यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से अगर हम देखें कि हमें जैव विविधता बढ़ानी है तो हमें मिश्रित फसल का चयन करना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि मिश्रित फसल और फसल चक्र एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है जैविक कृषि का। अगर हमने जैविक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया, पास वाले खेत में सभी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां से कीट अपने खेत में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो तब हमें एक बफर जोन बनाना पड़ता है। बफर जोन माना एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, जिसको हम हिंदी में सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। ये अलग अलग घास होती है, जैसे हम चारा वाली घास होती है या फिर नींबू घास जिसको लेमन ग्रास भी बोला जाता है, ये लगा सकते हैं। या फिर जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं जैसे नींबू और बड़े बड़े पौधे भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी कितनी जमीन है उसके अकॉर्डिंग बफर जोन बदलता जाता है। अगर हम मिश्रित खेती की बात करें तो मिश्रित खेती अलग अलग राज्य में अलग अलग उसका कल्चर होता है, वहाँ उगाई जाने वाली फसलें अलग अलग होती है और उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग चयन कर सकते हैं। मिश्रित फसल के इतिहास में अगर हम देखें तो अमेरिका के जो आदिवासी लोगों में एक फेमस परंपरा चलती आई है, उसको बोला जाता है 3 सिस्टर्स, माना 3 बहनें। उसमें आ जाते हैं जो अपनी दाल वाली बीन्स होती है जिसे वाल बोला जाता है, फिर अपना हमारे मेज मकई या फिर कॉर्न बोला जाता है, और बाकी जो भी कद्दू लौकी या जो भी गॉड्स होते हैं, तोरई, ये सारी चीजें आ जाती है। इनको बोला जाता है 3 बहनें। तो 3 बहनें क्यों? क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे के बेनिफिट्स मिल जाते हैं जब हम ये इन तीनों को साथ में लगाते हैं। इनको साथी फसल बोला जाता है। जैसे कोई भी बीन्स होती है या फिर बेल वाली दाल वर्गीय कोई भी वाल बोलते हैं, उसे बीन्स बोलते हैं, वो उसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। और अगर हमने मकई लगाई है तो उसके सपोर्ट के ऊपर वो चलती जाती है
और साथ ही साथ वो नाइट्रोजन मतलब नत्र जो हवा में होता है उसका मृदा में उसका फिक्सेशन कर देती है, वो अवेलेबल हो जाता है अपने जो स्वीट कॉर्न लगाया है या हमने कोई भी मकई लगाई है उसको, और उससे जो फास्फोरस उसकी जड़ों में जो भी सूक्ष्म जीव है उनको माइकोराइजा बोला जाता है, वो फास्फोरस अवेलेबल कराते हैं अपने दाल से उसको। और जो हमने स्क्वैश क्रॉप माना जो कद्दू लौकी लगाया है वो कवर कर देता है पूरे के पूरे जो भी अपनी मिट्टी है उसको कवर कर देता है, तो उसके कारण खरपतवार नहीं आती है, उसके कारण जो मिट्टी की नमी होनी चाहिए वो बनी रहती है। तो ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है साथी फसलों का। ये रही अमेरिका की बात। अफ्रीका के अपनी अपनी फसलें हैं और अपने भारत में भी, भारतवर्ष में बहुत सारी मिश्रित फसलों के उदाहरण हम देखते हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं बहुत मतलब छोटी थी तो हमारी दादी जो भी फसल वगैरह लगाने का, अभी जैसे खरीफ सीजन शुरू हो गए, वो हमारे पिताजी वगैरह को या चाचा जी इनको वो देते थे कि क्या क्या लगाना है। तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कि उन्होंने एक ही फसल लगाई हो, जैसे जवार माना पूरा जवार लगाया हो या फिर तुअर लगाई हो, नहीं। वो लोग क्या करते थे, जवार लगाई बॉर्डर में, तुअर की बीच में लाइंस लगती थी, जवार या फिर मकई, उसके साथ वो कोई ना कोई बेल वाली फसल ले लेते थे जिससे फली आती है, सेम की फली होती है, वाल की फली होती है, ऐसी पूरे साल में अलग अलग फलियां आती है, जो कि दाल वर्गीय होने के कारण जमीन का जो भी मतलब नाइट्रोजन वो हम दूसरे क्रॉप्स में ले रहे हैं वो उसको रिटर्न देती थी ताकि जमीन की उर्वरकता बनी रहे। फिर साथ ही साथ वो दलहन लगाते थे तो ऑटोमेटिकली वो कर ही रहा है नाइट्रोजन का सप्लाई। लेकिन ये सारी चीजें मतलब चाहे दाल हो, चाहे जो भी ऑयल की जरूरत होती है, वेजिटेबल सब्जियों की जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा लगा देते थे, कम से कम 9 से 10। बीच बीच में तिल डालते थे, तो हमें लगता था कि ये बीच बीच में क्या डाल रहे, तिल डालते थे, सूरजमुखी। और जब उस फील्ड की तरफ, खेत की तरफ हम देखते थे तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता था, मतलब जैसे पूरा सूरजमुखी आ जाता है या फिर तिल के फूल आ जाते हैं, और उनके कारण जो भी मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, इनका आना बहुत शुरू हो जाता है। और अगर हम आज देख रहे जो मिश्रित फसल है उसके कारण जैव विविधता बढ़ जाती है, नीचे की मिट्टी के अंदर भी सूक्ष्म जीवों का प्रमाण बढ़ जाता है क्योंकि उसको ऑर्गेनिक कार्बन मिल रहा है, उसके जो भी फसल हम निकालने के बाद जो भी उसका अवशेष उसी में डाल देते हैं या फिर मल्चिंग कर देते हैं, उसके कारण अंदर की उर्वरकता भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ हम जब उसको कवर कर रहे हैं मिट्टी को ताकि उसकी नमी बनी रही है और अंदर की जो भी सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटीज है वो चल रही, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, वो खा पी कर मौज कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे समय चला गया, समय बीतता गया, तो हम बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे गांव में या फिर हमारे पूरे जिले में सिर्फ 2 ही फसलें ली जाती है, एक तो गन्ना और दूसरा अंगूर। तो ये सारी चीजें कि हम पूरा विविधीकरण, विविध फसलों से, मिश्रित फसलों से एक फसल की तरफ बढ़ते गए और अभी देखते हैं कि एक ही फसल में भी क्या हो जाता है, कभी कभी एक कीट आ जाती है, जैसे गन्ने में सफेद लट आ जाती है या फिर मूंगफली में भी सफेद लट आ जाती है और उसका नुकसान करने का रेट 60% मतलब 60% से 90% है और उसके कारण फार्मर्स को बहुत हानि होती है, मतलब आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो एक ही क्रॉप किया जाता है और उसके कारण ये सारी जैव विविधता भी नष्ट हो रही है और बाकी सारी चीज़ों के लिए हमें मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मतलब जो भी हमें दाल लेनी है या फिर अनाज, जिनको न्यूट्री सीरियल्स आज बोला जाता है, जिनके अंदर बहुत सारी पोषक तत्व होते हैं, जैसे जवार होता है, बाजरा, नागली, रागी और बहुत सारे मिलेट्स,
आ जाते हैं। अभी ये कोई नहीं लगा रहा है, तो अभी सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। पिछले साल को सरकार ने बोला था कि ये जो वर्ष है वो न्यूट्री सीरियल्स, माना जो भी अनाज है उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व है, उनके लिए घोषित किया जाए, और किया गया भी। और जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 2022 को वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा न्यूट्री सीरियल्स का, और जिनको बोला जाता है फ्यूचर फूड, माना आगे जैसे वातावरण के बदलाव के अनुसार या हवामान में जो बदल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी परिस्थितियाँ हो रही है कि कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी कभी बारिश ही नहीं होती है, तो ऐसे जो हवामान के बदलाव को अनुकूल, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए स्मार्ट हमें भी बनना पड़ेगा। हमें भी बहुत सारी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी, जिनको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो ये कहता है कि हमें अगर फूड सिक्योरिटी के साथ साथ, मतलब सिर्फ अनाज ही नहीं, अनाज के साथ साथ जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो हम फसल उगा रहे हैं, उसके अंदर वो पोषक तत्व उतने मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमें अपने खेत में ये उसका विविधीकरण करना जरूरी है, ताकि जो भी कीट वगैरह आ रही है उससे भी हम बचे रहे, जो हमें फूड के साथ साथ पोषक तत्व भी मिले, मतलब फूड के साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जो कीट, जब हम एक फसल करते हैं तो कीटों का प्रादुर्भाव या प्रभाव और प्रकोप और रोगों का भी प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम विविधीकरण करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जैव विविधता बढ़ जाती है। जैव विविधता बढ़ जाती है, माना मित्र कीटों की संख्या बढ़ जाती है, और वो ऑटोमेटिकली जो आपके शत्रु कीट है या फिर जो हमारे फसलों का नुकसान कर रही है वो उनको कंट्रोल करती है। जैसे पिछली बार हमने अक्टूबर में ब्रोकोली के साथ साथ फूल गोभी, पत्ता गोभी, फिर गाजर, सरसों, सूरजमुखी लगाया था। मेन फसल हमारी तो ब्रोकोली, फूलगोभी, पत्ता गोभी थी, लेकिन हमने उसमें आने वाली जो चाहे रस चूसक कीट हो, चाहे अन्य प्रकार की जो कीट हो जिसके कारण बहुत हमारा नुकसान होता है, उनको ट्रैप करने के लिए हमने बीच बीच में सरसों फिर सूरजमुखी लगाया था। तो कोई भी कीट है वो ब्रोकोली में आने से पहले वो सरसों के ऊपर आती है, रस चूसने वाली कीट, और कोई भी पत्तों को खाने वाली इल्लिया होती है वो उसको प्रेफरेंस देने से पहले वो अपने सूरजमुखी के ऊपर आती है, उसके पत्तों को वो खा लेती है। उसके लिए तो ये जैसे क्या होता है, सूरजमुखी पनीर है और वो तो दाल की सब्जी है, तो वो क्या कर देते हैं, कीट भी पनीर ही खाते हैं, तो वो उसके ऊपर मतलब अपना कंप्लीट कर देते हैं जीवन क्रम, और हमारा जो मेन फसल है, मुख्य फसल है, वो उससे बची रहती है। साथ ही साथ इन जो भी हमने लगाया, सरसों, फिर गाजर लगाया है, ये सूरजमुखी लगाई, फिर सौंफ, धनिया, इनके फूल होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा नेक्टर होता है, परागकण होते हैं, और वो उसके लिए बहुत सारे पॉलिनेटर्स, माना जो मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे मित्र कीटक, इनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली हमारे फील्ड का इतना बड़ा था, इतने सारे मित्र कीटक वहाँ पे आए थे, वो ऑटोमेटिकली फसलों पर आने वाले कीटों को कंट्रोल कर देते। ये रही पिछली वाली बात। अभी हमने रिसेंटली मार्च में जो लगाया था भिंडी के साथ गवार बीन, और उसके साथ बॉर्डर में मकई और सूरजमुखी। जब हम बॉर्डर में मकई, सूरजमुखी या फिर कोई भी जवार, बाजरा ऐसे घास लगाते हैं, तो जैसे हमने पहले देखा था कि इसको बफर जोन बोला जाता है, मतलब किसी दूसरे खेत से अपने खेत में वो जो कीट आ रही है उसको वो रोकथाम करता है। फिर दूसरी लाइन में हम जब सूरजमुखी लगाते हैं तो सूरजमुखी क्या कर देता है, वो तो हम हमेशा की तरह बहुत सारे मित्र कीटों को और मधुमक्खियों को आकर्षित करता है। फिर उसके अंदर में जो भी चौलाई होती है या फिर उसको चौड़ी बोला जाता है, उसके भी बहुत आकर्षक लवेंडर कलर के, जामुनी कलर के फूल होते हैं।
जामुनी कलर के फूल होते हैं, तो वो फूलों की तरफ भी बहुत सारे मित्र कीटक आ जाते हैं। और फिर बीच में अपनी मुख्य फसल, उसमें हम कोई भी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जैसे टोमेटोज होते हैं, मिर्च होती है, या फिर शिमला मिर्च, बैंगन। इनके साथ साथ कोई भी दाल वाली फसल लगा सकते हैं। और ट्रैप करने के लिए गेंदा, जो भी इलिया होती है, वो पत्तों को खाने वाली इलिया होती है, वो गेंदा उसका ट्रैप के लिए लगा सकते हैं। सूरजमुखी अगेन उसके ट्रैप के लिए भी काम में आती है। फिर बीच बीच में जहाँ पे भी हम तुलसी वगैरह लगाते हैं, तुलसी लगाने के कारण क्या हो जाता है, जो भी कीट है वो उसको भगा देता है, मतलब उनके अंदर गंध होती है। जो तुलसी है, तिल है, ये दो भगा देते हैं। फिर जो पुदीना है, पुदीना भी कोई कोई कीटों को क्या कर देता है, दूर भगाता है। तो ये हम देखते हैं कि किसके साथ कौन किसका साथी है, कौन किसके साथ बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे चयन होता है कि साथी फसल लगानी है, साथी फसल में क्या क्या लगाना है। तो हमने अभी रिसेंटली ये लगाया है कि भिंडी के साथ गवार बीन और मकई और सूरजमुखी। तो इसके कारण क्या होता है, गवार बीन जो भी उसका वर्ग होता है, वो दाल वाली फसलों का ही वर्ग होता है। वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती है और उसका नाइट्रोजन मिल जाता है अपनी भिंडी या फिर हम जो भी सब्जी लगा रहे हैं उसको। और सब्जियों से जो भी फॉस्फोरस है वो उनको मिल जाता है, मतलब परस्पर क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है। तो जैसे जैसे ये परस्पर समन्वय, परस्पर संबंध, जो भी कोऑपरेशन होता है वो बढ़ता जाता है, तब विकास, वृद्धि और शाश्वतता बढ़ती जाती है। और जैसे ऊपर का हमारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बढ़ती जाती है, वैसे ही उसके साथ साथ इनको नीचे भी क्या मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, माना वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो हरी खाद में या चाहे हम मल्चिंग करते हैं उसके रूप में हो जाता है, उसको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है। तो जमीन के अंदर की भी जैव विविधता बढ़ती जाती है। दूसरी बात कि फसल कब लगानी है, मतलब लगाने का समय के ऊपर भी हम उसके कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। कि जैसे हम अभी बेमौसम, बेसीजन क्रॉप्स लगाते हैं, उसके कारण उनके ऊपर पेस्ट अटैक, जो कीटों का अटैक है वो बढ़ जाता है। और एक ही उसके साथ अगर हम साथी फसल भी नहीं लगाते हैं, तो ये मिश्रित फसल लगाना बहुत 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 ही जरूरी है। और फ्लावर पैच होने बहुत जरूरी है, जैसे गेंदा हो, सेवंती हो, या फिर और भी जैसे हम सौंफ कहते हैं, धनिया, पुदीना, या चिया सीड्स, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। उसको महुआ भी बोला जाता है, तुलसी के ही फैमिली में वो आती है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 2000 से भी ज्यादा है पर केजी। तो लेकिन उसको कोई बंदर, नीलगाय वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो ये हम ऐसे ही लगा सकते हैं। उसको कुछ देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वो क्या कर देते हैं, उनके अंदर की जो गंध होती है उससे वो बहुत सारे कीटों को वो विकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको स्ट्रेटेजिक प्लांट्स भी बोला जाता है। स्ट्रेटेजिक मतलब हम समझदारी से उनको यूज कर रहे हैं। कोई फसलों को हम जो अच्छे पॉलिनेटर से उनको आकर्षित करने के लिए लगा रहे हैं, जिसमें फूल वाले सब आ जाएंगे। और कोई चीजों को हम दूर भगाने के लिए लगा रहे हैं, जैसे उसमें तुलसी, तिल और अपना लेमन ग्रास, इनको नींबू घास भी बोला जाता है। दूसरी मुख्य बात, फसल चक्र। हम सालों साल एक ही क्रॉप ले लेकर जैसे हमने देखा कि जमीन का स्तर घटता जा रहा है, मृदा का जो सुपीकता है, उसकी जो उर्वरकता, उत्पादन देने की जो कैपेसिटी है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्रॉप रोटेशन, फसल का चक्र होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ वो सीजन के साथ हो, मतलब हम लगाने का समय और लगाने का जो उसका डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चले,
तो भी बहुत सारे मतलब कीटों का अटैक है, वो उसका हम व्यवस्थापन कर सकते हैं। जैसे क्रॉप, एक ही फसल हम बार बार लगा रहे हैं तो उस फसल से रिलेटेड जो कीट है उसको तो सालों साल खाना मिल रहा है, वो तो उसका ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। जब हम फसल चक्र करते हैं तो फसल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, अलग वर्ग की, जैसे हमने पहले दाल वाली फसल लगाई, फिर उसके बाद हम जैसे जड़ों में आने वाली फसल होती है, बीट होता है, गाजर, मूली, आलू, ऐसी फसलें अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो दाल वाली फसलों का वर्ग और उसके ऊपर आने वाली कीट अलग है, ये आलू और उसके ऊपर आने वाली कीट अलग है। तो ये क्या हो जाता है, इन कीटों को पूरे साल भर क्या नहीं मिलता, उनका जो होस्ट या फिर जिनके ऊपर वो अपना जीवन क्रम पूरा करते हैं वो फसलें नहीं मिलती, और वो उनको खाना नहीं मिलने के कारण वो उनका क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब हम एक लगाते हैं तो उसको पूरे साल खाना मिल रहा है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये फसल चक्र करना भी बहुत जरूरी है, न केवल कीट का कंट्रोल करने के लिए या फिर जो भी रोग आते हैं उसका नियंत्रण करने के लिए, बल्कि अपनी जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। जैसे जब हम दाल वाली फसलें लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको 25% का नत्र मिल जाता है। उसके बाद अगर हम जड़ वाली फसलें लगाते हैं जिनकी जड़ 10 से 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक या 20 सेंटीमीटर तक है मानो, तो ये सारी चीजें वहां से ही वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, पोषक तत्व ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कोई भी वेजिटेबल्स माना सब्जियां उगाते हैं, मिर्च लगा दिया, टोमेटो, शिमला मिर्च लगा ली, तो ये लगाते हैं, जिनके रूट्स थोड़ा और नीचे जाते हैं तो वो वहां से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। फिर उनके बाद अगर हम पत्तों वाली सब्जियां, जिनके जड़ों की लेवल या फिर जड़ें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती है, सतह के ऊपर ही रहती है 10 सेंटीमीटर तक, ये ऐसी सारी चीजें तो ये लगाते हैं तो पूरा ये फसल चक्र मेंटेन होता है, पूरा पोषक तत्व भी बैलेंस रहते हैं और जमीन की जो देने की कैपेसिटी है वो भी ज्यादा ये खराब नहीं होती, मतलब डिटोरिएट नहीं होती। ये सारी चीजें माना 2 चीजें ध्यान देने योग्य होती है, एक तो फसल चक्र और दूसरा जो हमने मिश्रित फसल देखा, जिसके कारण हम अपनी जैव विविधता को बनाए रख सकते हैं और जैव विविधता को बनाना शाश्वतता की ओर चलना। तो जैसे जैसे ये शाश्वतता बनती जाती है, और ये मिश्रित फसल माना इतना ही नहीं, उनके साथ फल आते हैं, औषधि वनस्पतियां आ जाती है, घास आ जाती है, जिसका हम जो भी गाय भैंस है, जो भी हम पशुपालन कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा से हमें लगाने की जरूरत नहीं। वो जो भी कॉन्सेप्ट में हम लगाते हैं वो घास हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई घास औषधि होते हैं जैसे नींबू ग्रास है। तो हर एक जो भी कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं ये इस कृषि प्रणाली में, मिश्रित कृषि प्रणाली में, उस एक एक घटक का एक से ज्यादा यूज है, माना मल्टी यूज है, और इसे ही कहा जाता है समझदारी। अब तक हमने प्रकृति के विरुद्ध में जाकर देखा और देखा कि क्या हाल हो गया। अब हमें प्रकृति के साथ, प्रकृति के जो सिद्धांत है उसके साथ चलना है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो हर जीव है या फिर आने वाली हर कोई चीज है उसका कोई ना कोई उपयोग है, और प्रकृति इसी सिद्धांत के अनुसार चलती है कि जीवो जीवस्य जीवन। तो हमें भी प्रकृति के सिद्धांतों के साथ चलकर शाश्वतता लानी है। और जैसे हम देखते हैं जंगल में कौन जाता है खाद डालने के लिए, जंगल में कौन जाता है वहाँ पे कीट आई है पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, नहीं। ये एक बहुत ही संतुलित प्रणाली का एग्जाम्पल है। तो हमें भी ऐसे मिश्रित फसल या फसल चक्र और जैव विविधता बनाए हुए एक ऐसा सूक्ष्म वातावरण क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें बाहर से इंटरफियर करने की जरूरत न पड़े। तो
हमारे पास कितनी जमीन है, इसके ऊपर हमारा प्रोडक्शन या फिर हमारी आय कितनी आएगी या नहीं। हमारे पास जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितने भी कोई अवेलेबल घटक है, उनका हम अपनी समझदारी से कैसे यूज करते हैं और कैसे उससे प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और कैसे अपनी आय को दुगनी ही नहीं उससे कई ज्यादा गुना कमा सकते हैं। तो ये अपने ऊपर निर्भर है। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो जैविक कृषि को प्रमोट कर रहे हैं, रिसेंटली अभी 27 केमिकल्स के ऊपर बैन लगाने की बात भी चल रही है। और आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर जब हम भारत का किसान निर्भर बनेगा तो ऑटोमेटिकली भारत और पूर्ण विश्व भी निर्भर बनेगा। तो इस निर्भरता, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए हम जैव विविधता और एक ऐसा संतुलित पर्यावरण बनाए अपने खेत का, उसका सूक्ष्म वातावरण ऐसे बनाए कि जिसके अंदर हमें बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले 1-2 साल हम कर रहे हैं, मल्चिंग दे रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, क्योंकि अभी उसके अंदर का बहुत सारा हमने निकाला है और ऊपर का भी पूरी जैव विविधता हमने नष्ट की है। अभी हमें फिर से उसको जैव विविधता संपूर्ण खेत बनाना है, एक ऐसी कृषि प्रणाली बनानी है जो संतुलन, समन्वय, विकास और शाश्वतता की ओर चले। थैंक यू। ओम शांति। खुद को खुश रखने का तरीका खोजे, तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। फसल संरक्षण में कुछ ना कुछ तकलीफें आती ही रहती हैं, फिर भी हम परमात्मा की याद रखते हुए प्रकृति को अपना मित्र बनाए और अपने दिल से सद्भावना रखते हुए जब हम कार्य करते हैं तो सारी तकलीफें दूर हो जाती है। प्रियंका बहन ने बहुत सुंदर बातें हम सबको सुनाई। प्रियंका बहन, आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। कल हम देखेंगे प्रकृति फसल संरक्षण एवं आत्मनिर्भर कृषि मॉडल बनाना। कल आप सब टाइम पर अपने इस सेशन के लिए हाजिर हो जाना। ओम शांति। ओम शांति। मैं पिछले 12 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ, जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है और खुद मैं मेडिटेशन का अनुभव कर रहा हूँ और 10 साल से शाश्वत योगी खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा और इन कुछ साधनों के द्वारा हम बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल से उत्पादन मिलता है उससे ज़्यादा उत्पादन आज हम इस योगी खेती के माध्यम से ले रहे हैं। एक तो इसमें उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन जो उत्पादन की क्वालिटी है वो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरिक वैल्यूज की मात्रा 2 से 5% तक बढ़ गई है। और ऐसे अनाज आज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ रही है, जिसको ऑर्गेनिक कर्व कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो हम एक प्रकार की फसल लेते थे, जैसे अभी मूंगफली है तो मूंगफली लेना है, सोयाबीन है तो सोयाबीन ही लेना है। लेकिन यौगिक खेती शुरू करने के बाद हमने कुछ विज्ञान के टेक्निक को भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मिक्स फसल है या और भी कुछ पेड़ पौधों का बांध के ऊपर लगाना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी हम जंगली वृक्ष को बांध पर लगाए हैं और खेती में भी मिक्स फसल ले रहे हैं। इससे बहुत ही लाभ होता है कीट कंट्रोल के लिए। अभी यहाँ आप देख रहे हो, जैसे मूंगफली में मकई है, गेंदे के फूल है, तुलसी के पौधे हैं।
तो इस प्रकार से मिक्स फसल भी की है। तो तुलसी के पौधा लगाने से कई प्रकार से कीट कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। गेंदे के पौधे हैं तो इससे निमेटोड्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना सहज संभव है। मकई की फसल है तो इस पर पंछी बैठते हैं और वो फसल पर आने वाली कीट को उठाते हैं। तो ये मिक्स फसल लेना बहुत जरूरी है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और कीट या बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। सामने दिखाई दे रहा है वो ग्लेरिसीडिया, गिरी पुष्प कहते हैं उसको। ये पौधों की विशेषता है कि हवा में से नाइट्रोजन खींचकर जमीन को देता है, या उसके पत्तों में भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। हम लोग इसके पत्तों को वर्मी कंपोस्ट में मिला देते हैं, या जब हल चलाते हैं तो उस समय उसके पत्ते जमीन में मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में मिलती है। इसे यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। या तो इसके पत्ते 1 किलो लेकर उसको पानी में 8-10 दिन तक रखते हैं और इसका जो जूस निकलता है उसको टॉनिक के रूप में स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे दक्षिण और पश्चिम बाजू में लगाने से खेती के लिए भी लाभदायक है, और इस पर कई प्रकार के पंछी आकर बैठते हैं तो अपना घोंसला बनाते हैं। खेती में आने वाली कीट को उठाकर अपना भक्ष्य समझकर उठाते खाते हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। पश्चिम बाजू में हम लोगों ने पीपल का पत्ता लगाया है और उसी के साइड में इमली का है, करंज का है, नीम का है, इधर बड़ का है। तो ये सारे जंगली वृक्ष हैं जो बहुत बढ़ते हैं और इस पर मोर जैसे पंछी भी आकर बैठते हैं। कई सारे जो पंछी है जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो सारे इस पर आकर बैठते हैं। तो इस साइड में जो पौधे लगाए हैं वो हमने दशपर्णी अर्क बनाने के लिए लगाए हैं। तो इन पौधों के पत्ते जो होते हैं जिसका जूस निकाल के हम कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांध पर ऐसे वृक्ष लगाने से कोई जानवर भी अंदर नहीं आता है, तो जानवरों को रोकने के लिए भी लाभ है और कीट कंट्रोल के लिए, दवाई के लिए भी इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन रूम बनाई है। तो यहाँ जब भी हम खेती में आते हैं तो पहले 5-10 मिनट तक बैठकर परमात्मा की याद में पूरी खेती को शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन देते हैं। और सुबह अमृत वेला तो हम घर में बैठकर ही इमर्ज कर को पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन खेती में भी आकर मन को एकाग्र करके बैठने के लिए इस प्रकार से हमने यहाँ झोपड़ी बनाई है। ओम शांति।